वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी कॉजेस क्या क्या होती हैं और इसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको इसकी मीनिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी मीनिंग इसके सेंटेंस में ही छुपी हुई है। तो इसके सेंटेंस में दो टर्म आए, पहला है इन्फ्लेमेटरी और दूसरा है बाउल। तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेटरी ये जो वर्ड है ये मिलके बना है आपके इन्फ्लामेशन से। तो ये इन्फ्लेमेटरी का मतलब है इन्फ्लामेशन और बाउल का मतलब होता है आपके इंटेस्टाइन का पार्ट। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में आपके इंटेस्टाइन के पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन के पार्ट में इन्फ्लामेशन होने को हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। हमने बोला इन्फ्लेमेशन, लेकिन ये कौन सा इन्फ्लेमेशन है? ये है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपके जीआईटी के पार्ट में जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दैट डैमेज टू द जीआई ट्रैक्ट। अब देखिए, अगर आपने इस इन्फ्लामेशन को ट्रीट नहीं किया तो ये जो इन्फ्लामेशन है वो आगे चल के आपके जीआईटी के पार्ट को डैमेज कर देगा। तो क्या है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आपका एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है और ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपके जीआईटी के पार्ट में होता है, जिसे ट्रीट ना करने पर ये आपके जीआईटी को डैमेज कर देता है। अब देखिए, जीआईटी की जो हमने ये बोला, ये जो इन्फ्लामेशन वो आपके जीआईटी के पार्ट में है और जीआईटी का पार्ट कहाँ से कहाँ तक है? जीआईटी का पार्ट आपके माउथ से लेके एनस तक है। तो ये जो माउथ से लेके एनस तक के किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। तो ये तो हो गई इसकी। आईबीडी के टाइप्स को देख लेते हैं कि आईबीडी कितने टाइप्स का होता है। तो आईबीडी दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला है हमारा क्रॉन्स डिजीज और दूसरा है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों आपके आईबीडी के टाइप्स होते हैं। अब हम क्रॉन्स डिजीज को देख लेते हैं कि क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है। तो क्रॉन्स डिजीज क्या होता है? क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है? दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। यानी ये जो क्रॉन्स डिजीज़ है ये जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। यानी इसमें जो इन्फ्लामेशन होगा वो जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट फ्रिक्वेंटली अफेक्ट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने क्या बोला? ये जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये जो इन्फ्लामेशन है वो जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर ये कहाँ होता है? ये एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ये जो आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें आपका डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये जो पोर्शंस होते हैं, इसमें आपका जो एंड पोर्शन होगा उसमें हो सकता है। साथ ही साथ ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, यानी सीकम हो गया आपका या फिर असेंडिंग कोलन हो गया, यहाँ पर ये हो सकता है। तो आपका ये जो क्रॉस डिजीज़ है ये बेसिकली क्या है? ये जो इन्फ्लामेशन है ये मेनली कहाँ होता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्टार्टिंग पार्ट में और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में होता है। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट कैन अफेक्ट ऑल द लेयर ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। तो ये जो आपका क्रॉन्स डिजीज़ है वो आपकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उसमें किसी भी लाइनिंग में या फिर किसी भी लेयर में हो सकता है। तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में किसी भी लेयर में होने से क्या मतलब है? तो देखिए, जो आपकी इंटेस्टाइनल की लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है? सबसे अंदर की तरफ क्या होगा? विलाई होगा। उसके बाद क्या होगा? म्यूकोसा होगा। उसके बाद होगा आपका सब म्यूकोसा होगा, फिर मस्कुलरिस होगा। तो
इनमें से किसी भी लेयर में क्या है, आपका जो क्रॉन्स डिजीज़ है वो हो सकता है। तो मतलब ये जो इन्फ्लामेशन है वो इनमें से किसी भी लेयर में इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा क्या है, डीपर लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। देखिए हम डीपर लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं कि ये जो ये लेयर्स हैं वन बाय वन करके, ये क्या है, ये जैसे आपकी जो लेयर्स होती हैं वो एक के ऊपर एक परत की तरह होती हैं। तो ये क्या है, ऊपर से लेकर के नीचे तक के किसी भी लेयर्स में हो सकता है। तो जब नीचे की लेयर में होगा तो मतलब ये डीपर लेयर में भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डीपर लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, तो डीपर जो लेयर है उसमें भी ये हो सकता है। तो अब ये हो गया आपका क्रॉन्स डिजीज़। अब ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट टाइप के बारे में, क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आईबीडी के टाइप सेकेंड यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। तो देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में पहली बात तो इसके नाम को देखिए आप। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या हुआ, अल्सरेटिव का मतलब क्या हुआ, अल्सर, एंड कोलाइटिस का मतलब क्या हुआ, कोलाइटिस। ये जो बना हुआ है ये कोलाइटिस है बना हुआ कोलन से, कोलन जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और आइटिस का मतलब हुआ आपका, आइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन। तो आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन है जो कि आपके कोलन में होगा, और वो कोलन में इन्फ्लामेशन होगा। वो इन्फ्लामेशन कैसा होगा, अल्सर टाइप का इन्फ्लामेशन होगा, अल्सर कॉज करेगा वो इन्फ्लामेशन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या हुआ, ये इन्फ्लामेशन आपके कोलन के पार्ट में होगा जो अ टाइप ऑफ अल्सर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब इसकी मीनिंग को, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे फाउंड होता है। तो ये क्या है, दैट कैन अफेक्ट इन्फ्लामेशन। ये क्या है, एक तरीके का इन्फ्लामेशन है, क्योंकि आईबीडी है तो इन्फ्लामेशन तो है ही। इन्फ्लामेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों, क्योंकि जो कोलन है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्पेशली क्या है, कोलन एंड रेक्टम। तो ये क्या है, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये आपका इन्फ्लामेशन होगा वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन कोलन के पार्ट में एंड रेक्टम के पार्ट में होगा। तो अब ये जो हम कोलन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सा कोलन होगा, ये कोलन होगा आपका डिसेंडिंग कोलन। तो देखिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये सीकम हो गया स्टार्टिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलन, और ये हो गया आपका डिसेंडिंग कोलन। तो ये बेसिकली इस एरिया में ज़्यादा होता है, और यहाँ पे है रेक्टम। तो अब देखिए ये जो रेक्टम का एरिया है और आपका ये जो एरिया है, बेसिकली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसका जो स्पेसिफिक पॉइंट है होने का, वो यही दो एरिया है जहाँ पे ये स्पेशली होता है। तो ये क्या है, ये इन दोनों एरिया में होता है, कहाँ कहाँ पे, आपके कोलन में और आपके रेक्टम के पार्ट में। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन अफेक्ट द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग से क्या मतलब है, देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था, जो आपका ये पार्ट था क्रॉन्स डिजीज़ का पार्ट था, इसमें हमने बोला था ये आपके हर लेयर को अफेक्ट कर रहा है। मतलब जो सारी लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, आपके मस्कुलरिस की लेयर हो गई, इन सभी में ये क्या करेगा, आपका इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस ये क्या करता है, ये सिर्फ आपके इनर मोस्ट लेयर में ही आपका इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। ये इनर मोस्ट लेयर में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है क्योंकि ये एक तरीका क्या है, अल्सर है। ये एक तरीके का अल्सर क्रिएट होता है, वो जो इन्फ्लामेशन होगा वो एक तरीके का अल्सर फाउंड करेगा। तो वो जो अल्सर क्रिएट होगा वो इनर मोस्ट लेयर में अल्सर क्रिएट होगा, तो अपने इनर मोस्ट लेयर में ये अल्सर फाउंड करेगा। बल्कि जो क्रॉन्स डिजीज़ था उसमें वो सारी की सारी लेयर को अफेक्ट कर रहा था। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, नॉर्मल हेल्दी आपके इंटेस्टाइन और आपके क्रॉन्स डिजीज़ के इंटेस्टाइन, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो देखिए अगर हम हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो वो जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो आपका ऐसा होता है जिसमें आपकी सारी लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, विलाई, ये सारी लेयर है आपकी। अब इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, ये जो क्रॉन्स डिजीज़ का अगर आप इंटेस्टाइन काट के देखोगे, इंटेस्टाइन को अगर टेस्ट करोगे तो उसमें क्या देखोगे आप कि ये जो आपकी जो लेयर है ये मोटी होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे ये थिन है ना, तो अब ये क्या है, ये मोटी होती जा रही है। ये लेयर क्या हो गई, मोटी हो गई। ये इसकी जो मोटाई है वो लेयर क्या हो गई, मोटी हो गई है। अब ये देख लो आप, इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है।
क्या है, इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, ये लेयर मोटी हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, ये फिशर्स फाउंड हो जाता है। अब देखिए फिशर्स का मतलब क्या होता है। फिशर्स जैसे कि आपने दीवारों पे दरारें देखी होंगी, दरारें एक तरीके का क्रैक पड़ जाता है, सेम वैसे ही जो आपकी इंटेस्टाइनल की जो लेयर्स होती हैं उसमें क्रैक यानी कि दरारें पड़ जाती हैं। तो देखिए हर जगह पे ये क्रैक पड़ जाएगा, देख रहे हो आप, ये हर जगह पे क्रैक पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेमेशन हुआ है और वो इन्फ्लेमेशन डीपर टिश्यू तक जा रहा है। डीपर टिश्यू तक जा रहा है तो अब वो डीपर टिश्यू तक कैसे जाएगा, वो क्या करेगा, वो लेयर को क्रैक करना स्टार्ट करेगा। जो लेयर होगी वो कटने लगेगी, फटने लगेगी, तभी तो वो डीपर टिश्यू तक जाएगा। तो ये क्या है, ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इन्फ्लेमेशन है तो स्वेलिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या है, इसकी थिकनेस भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ क्या है, इसमें फैट का रैपिंग होता जा रहा है। देखिए ये एक तरीके का इन्फ्लेमेशन तो है ही, तो स्वेलिंग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इसमें फैट की रैपिंग होती जा रही है। जो फैट है वो जो आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स है उस पर क्या हो जाएगा, जो इंटेस्टाइनल वॉल है उस पर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो एक इंटेस्टाइनल जो वॉल है उस पर फैट की रैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी मसल है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मसल की हाइपरट्रॉफी से क्या मतलब है, वो जो मसल है, मान लीजिए अगर सेल्स ऐसी हैं तो वो हाइपरट्रॉफी होंगी तो अपने साइज में इंक्रीज हो जाएंगी, तो हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स का। अब हम नेक्स्ट देख, ये तो हो गया आपके क्रॉन्स डिजीज़ की बात। अब हम बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। देखिए ये फिशर्स क्यों फाउंड हो रहा है, क्योंकि ये डीपर टिश्यू तक आपका ये इन्फ्लेमेशन पेनिट्रेट हो रहा है, डीपर टिश्यू तक आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से ही ये फिशर्स फाउंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मतलब कि आप समझ रहे हो ना, वो क्रैक हो जाएगा, वो स्किन पूरी की पूरी कट जाएगी, वो जो मसल्स है वो पूरी की पूरी कट जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा, ये जो आपकी जो ये लेयर्स थी, वो लेयर्स में क्या होगा, अल्सर फाउंड होगा। और हमने क्या बताया था, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो आपके क्या होता है, वो आपकी इनर मोस्ट लेयर में होता है। अब इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, अगर हम इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, ये वाली इनर मोस्ट लेयर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हर जगह पे क्या है, अल्सर फाउंड हुआ है। तो ये जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है उस लेयर पे अल्सर का फॉर्मेशन होगा, तो इस जगह पे क्या होगा, अल्सर फॉर्म होगा। तो ये क्या है, ये है इन तीनों में डिफरेंस कि अगर हम किसी भी इंटेस्टाइनल के पार्ट को देखेंगे, इन तीनों ही में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा इंटेस्टाइनल डिफरेंस, जिसमें हमने आईबीडी के दोनों केसेस को देखा, साथ ही साथ हमने हेल्दी ह्यूमन के इंटेस्टाइन के बारे में देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो देखिए जिसका साइन एंड सिम्टम्स होगा वो होगा डायरिया होगा, साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन होगा। अब एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या है, वो जो एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस एरिया में पेन क्रिएट होगा। तो उसकी वजह से आपका जो पर्सन होगा उसको एब्डोमेन में पेन क्या होगा, फील होगा। तो ये हो गया हमारा। साथ ही साथ एब्डोमेन में क्रैम्प उठेगी, मरोड़े उठेंगी। इसके अलावा क्या है, फटीग लगेगी, थकावट लगेगी, पेशेंट को है जो है उसको थकावट लगेगी। उसके अलावा जो पेशेंट होगा उसके ब्लड में, उसके स्टूल में ब्लड पास होगा। क्यों ब्लड पास हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वो जो आपका जो अल्सर फाउंड हुआ है या फिर इन्फ्लेमेशन है उसमें क्या है, ब्लड क्या होगा, रिसने लगेगा, ब्लड निकलने लगेगा। तो वो ब्लड अल्टीमेटली क्या होगा, स्टूल से पास होने लगेगा। तो इस तरीके से जो पेशेंट होंगे उनके स्टूल से ब्लड निकलने लगेगा। इसके अलावा क्या है, वो जो पर्सन होगा उसकी जो एपेटाइट होगी, वो पेशेंट जो होगा उसकी एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो बॉडी है उसकी बॉडी में क्या है, इन्फ्लेमेशन जो है, तो उसके स्टमक के एरिया में जब इन्फ्लेमेशन है तो उसको खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस वजह से उसकी एपेटाइट जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। इसके अलावा वेट लॉस होने लगेगा। तो वेट लॉस क्यों होता है, अब देखिए
ये जो आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसका बेसिकली काम क्या होता है, आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा तभी आपकी बॉडी क्या है, न्यूट्रिशन को यूज़ करेगी और उसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन अब इस कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की कंडीशन में क्या है, यहाँ पे तो इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है, और जब इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है तो ये कंडीशन की वजह से अब जो मसल्स हैं, इंटेस्टाइनल मसल हैं, वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। कैसे प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यह अल्सर फाउंड हुआ पड़ा है। जब सेल्स डैमेज है तो वो कैसे अब्सॉर्प्शन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, थिकनेस इतनी ज़्यादा है, जो मसल्स हैं वो इतनी मोटी हो चुकी हैं कि वो कैसे एब्सॉर्प्शन क्रिएट करेंगी। साथ ही साथ ये फिशर्स फाउंड हुआ पड़ा है। तो इस तरीके से क्या है, वो जो इंटेस्टाइन है वो जो अपना काम है उनका एब्जॉर्प्शन का वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है उसको क्या फील होगा, उसको थकावट लगेगी और उसका वेट लॉस होने लगेगा। हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें जो आपका ये सिम्टम्स है वो तो कॉमन सिम्टम्स है, दोनों ही केसेस में आता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बेसिक सिम्टम्स, अगर हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें कि जो क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में एक डिफरेंस आता है, वो क्या होता है कि जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, वो जो पेन, एब्डोमिनल पेन की हम जो बात कर रहे हैं, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट होगा उसमें वो जो पेन होगा वो उसके लेफ्ट पार्ट में होगा। लेफ्ट पार्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो किस पोर्शन में फाउंड हो रहा है, वो आपके पोर्शन में फाउंड हो रहा है डिसेंडिंग कोलन एंड रेक्टम और डिसेंडिंग कोलन में फाउंड हो रहा है। और ये जो है कोलन आपका, जो रेक्टम और डिसेंडिंग कोलन का जो एरिया है वो आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में होता है। इसी की वजह से जो पेशेंट होता है आईबीडी का, अगर उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप का आईबीडी है तो उसका जो पेन अराइज होगा वो उसके लेफ्ट एरिया में होगा। और अगर हम बात करें क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में तो उसका जो पेन होता है वो बेसिकली राइट हैंड साइड में होता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि देखिए अब ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में हो रहा था, तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में हो रहा था, लेकिन जो बेसिकली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो पोर्शन है जो जिस एरिया में वो हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसका पेन लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और क्रॉन्स डिजीज़ का पेन जो है वो राइट हैंड साइड में होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसका पेन राइट हैंड साइड में होगा। साथ ही साथ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसका जो पेन के साथ जो ब्लड आता है वो ज़्यादा आता है। मतलब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होंगे उनके जो स्टूल में अगर हम ब्लड की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में ब्लड स्टूल में ज़्यादा पास होगा, बट एज़ कम्पेयर टू अगर हम क्रॉन्स डिजीज़ की बात करें तो उसमें जो स्टूल के साथ जो ब्लड आ रहा है वो कम आएगा। ठीक है, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें ब्लड ज़्यादा आएगा स्टूल में, और जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसमें जो ब्लड है वो लेस फ्रिक्वेंट आएगा, कभी कभी आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर कभी कभी आएगा। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ क्या क्या होती हैं आईबीडी की। तो आईबीडी की जो सबसे पहली कॉज है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स, अगर किसी भी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है कि उसके फैमिली में किसी को भी आईबीडी है तो उसको क्या है, उसको भी आईबीडी होने का खतरा होता है। जैसे कि ये चीज़ अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि अगर पाइल्स का कोई पेशेंट है तो अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पाइल्स की है तो बेसिकली उसके जो फर्दर जनरेशन्स होती हैं उसमें वो पाइल्स ट्रांसफ़र होती रहती है। सेम ऐसा ही आईबीडी के केस में है कि अगर किसी पर्सन को आईबीडी है तो क्या होता है, उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें भी आईबीडी होने का चांस बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या मतलब है, तो इन्वायरमेंट यानी कि जो जिस एरिया में आप रह रहे हो वो भी काफ़ी डिपेंड करता है आईबीडी के लिए। जैसे कि अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन है, या फिर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे केमिकल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, या फिर आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो ये देखा गया है कि उन पेशेंट में आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट जो कॉज है वो है डाइट। तो वो पेशेंट जो ज़्यादा ही फैटी एसिड का कंजम्पशन करते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, घी तेल ज़्यादा खाते हैं, तो उन
कि उनको भी आईबीडी का खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा कॉज है एबनॉर्मल इम्यून रिस्पांस। अब एबनॉर्मल इम्यून रिस्पांस से क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो अपने ही बॉडी के सेल्स को एज अ फॉरेन मटेरियल समझ करके उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, बट सम टाइम ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है अपनी बॉडी के सेल्स को और बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया को। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के ही सेल्स को फॉरेन मटेरियल समझ के उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो सेम ऐसा ही आईबीडी के केस में भी होता है। जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपकी डाइजेस्टिव सेल्स है उनको एज अ फॉरेन मटेरियल समझ करके उनके लिए एंटीबॉडी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा और उन सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा। और जब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो जाएगी। जब इन्फ्लामेशन होगा तो वो इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव सेल्स में हो रहा है, और डाइजेस्टिव सेल्स कहाँ है, आपके इंटेस्टाइन के पार्ट में है। तो उस तरीके से फिर से वो इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगेगा और आपका आईबीडी फॉर्म हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कॉजेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि ऐसे कौन से लोग होंगे या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आईबीडी का खतरा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला हमारा रिस्क फैक्टर है वो है एज। तो ये देखा गया है कि वो पर्सन जो बिलो 30 है, मतलब 30 उम्र से कम है, बिलो 30 है, उनमें आईबीडी का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो पर्सन जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें भी आईबीडी का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो पर्सन नसेड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, नसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं यानी पेन किलर्स, जिनका ज़्यादा ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं तो उनमें भी आईबीडी का खतरा ज़्यादा होता है। अब देखिए, जो ये नसेड्स हैं, ये आपको तो पता ही होगा, जो ये नसेड्स होती हैं ये अल्सर कॉज करती हैं। हम पहले ही अपने अल्सर वाले वीडियोस में बता चुके हैं। तो क्या है, ये जो नसेड्स होते हैं ये एग्रीगेट कर देती हैं अल्सर को फॉर्मेशन को, साथ ही साथ ये ब्लीडिंग को भी इंक्रीज कर देती हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आईबीडी में भी अप्लाई होगी और ये ड्रग्स क्या है, आपके बॉडी में आईबीडी को फॉर्म कर सकती हैं। तो ये तो हो गया रिस्क फैक्टर के बारे में। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।